घर में खुशी का माहौल था। घर के छोटे बेटे यानी संजीव की कल ही शादी सुखमय संपन्न हुई और अगले ही दिन बाबूजी ने घर में हवन करवा के अपने कुल देवताओं को खुश रखने के लिए सलाह दी। घर के बड़े बेटे सुधीर और उसकी बीवी सोनिया ने हवन की सारी तैयारी की। हवन शुरू हुआ। घर के सारे सदस्य हवन में मौजूद थे, लेकिन जब पंडित जी ने अग्नि में घी का आह्वान किया तो लपटें तेज होने की बजाय वो आग एकदम बुझ गई और तभी उसी बुझी आग में से एक नीला आग का गोला सा 3-4 फीट ऊपर तक आकर गायब हो गया। सुधीर, सोनिया, बाबूजी, माँ, संजीव और संजीव की बीवी निकिता बड़ी बड़ी आंखों से पंडित जी की तरफ देखे जा रहे थे। पंडित जी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपना सामान अपने थैले में भरकर तुरंत वहाँ से खड़े होकर निकल पड़े। बाबूजी ने पीछे से दौड़ लगाकर पंडित जी को दरवाजे पर रोका और आखिर माजरा क्या है ये जानने की कोशिश की तो पंडित जी ने बताया कि शायद इस घर में एक अतृप्त आत्मा का प्रवेश हुआ है और शायद कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रकोप भी नज़र आ जाएगा। बाबूजी ने कहा कि पंडित जी तो इलाज करिए इस चीज़ का। पंडित जी ने कहा कि मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा, लेकिन ये काम मेरे बस में नहीं है। इसके लिए आप किसी बड़े तांत्रिक या अघोरी को ढूंढिए। बाबूजी के मन में इस बात का काफ़ी डर बैठ चुका था, लेकिन सुधीर और संजीव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन अगले दिन रात को जब घर के मैदान में बने कुएं के पास बैठकर निकिता और सोनिया बर्तन साफ कर रही थी, तब निकिता को कुएं की दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। निकिता ने उस तरफ देखा तो चांद की हल्की रोशनी में उसे कुएं के पीछे एकदम बैठकर चुपता हुआ कोई दिखाई दिया। निकिता अपनी जगह से खड़ी होकर ध्यान लगाकर उस तरफ देखने की कोशिश करने लगी और उसे कुछ हिलता हुआ नज़र भी आया, लेकिन तभी निकिता के कंधे पर एक हाथ आया। पलट कर देखा तो सोनिया निकिता से बोली, चलो हो गए हैं बर्तन साफ। निकिता ने कहा, जी दीदी, और दोनों अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सब सो गए, लेकिन नींद में ही निकिता को ऐसा लग रहा था मानो वो पानी में डूब रही है। उसकी सांसें फूल रही थी और उसका दम घुटने ही वाला था कि उसे किसी ने पानी से बाहर निकाल लिया। हाँफती हुई निकिता उठी और उसे मालूम पड़ा कि वो तो सपना देख रही थी, लेकिन वो सोई तो बिस्तर पर थी और उठी जब उस घर के बाहर वाले कुएं के ऊपर उठी। लेकिन उसके दिल ने धड़कना तो बंद तब किया जब किसी ने उसका ही नाम बिल्कुल उसके कान के पास पीछे से आकर पुकारा, निकिता। निकिता के लिए ये सब नया था। जाने क्यों बिना पीछे मुड़े निकिता कुएं के ऊपर से नीचे कूदी और अंदर की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। निकिता ने दरवाज़ा पीटते हुए मुड़कर कुएं की तरफ देखा। कुएं के ऊपर एक औरत खड़ी थी जिसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। निकिता अंधेरे में उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, उससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया और निकिता ने 2 कदम घर के अंदर लिए। सामने दरवाज़ा खोलने वाला संजीव खड़ा था। संजीव ने निकिता का डरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछा, क्या हुआ निकिता, तुम डरी हुई क्यों हो और दरवाज़ा अंदर से बंद होने के बावजूद तुम बाहर कैसे गई? जो निकिता के साथ हुआ वो सब निकिता ने संजीव को बताया तो संजीव बिना कुछ कहे निकिता को उसके कमरे तक लेकर गया और उसे कमरे में सुलाकर खुद बाबूजी के कमरे की ओर गया और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा तभी अंदर से दरवाज़ा खींचकर किसी ने खोल दिया। संजीव ने देखा सामने भारी भारी आंखें लिए बाबूजी खड़े थे। संजीव ने उनसे कहा, बाबूजी वो लौट आई है। तो बाबूजी ने एक बदली सी आवाज़ में कहा, हाँ लौट आई हूँ मैं और तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर बाबूजी ने संजीव को धक्का दिया और खुद घर के मेन दरवाजे की ओर चले और दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर दौड़े। संजीव खुद को संभालता उससे पहले ही कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ हुई। संजीव ने दरवाजे पर जाकर देखा, बाबूजी
कहीं नहीं थे। इसका मतलब कुएं में बाबूजी गिरे थे। संजीव चिल्लाकर दौड़ा कुएं की तरफ और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी कुएं के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा संजीव कुएं के अंदर झांककर बाबूजी को पुकार रहा था। बाबूजी, बाबूजी। सुधीर ने संजीव से पूछा कि क्या हुआ, और फिर शुरू हुआ संजीव का पागलपन। बाबूजी को मैंने मार दिया, अब बचे तू और संजीव। बाबूजी को मैंने कुएं में धकेल कर मार दिया। सुधीर संजीव के ये बदली आवाज़ सुनकर धीमे धीमे कुएं की ओर बढ़ा तो सच में उसे पानी के ऊपर बाबूजी की तैरती लाश नजर आई। अगले दिन सुबह बाबूजी का अंतिम संस्कार हुआ। सबके दिमाग में एक ही बात थी जो पंडित जी ने बताई थी कि इस घर में एक काला साया है। निकिता को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक बहुत बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। उस रात संजीव 2 दिन बाद शहर से निकिता को उसके घर छोड़कर लौटा था और अपने कमरे में लेटा था कि रात के ठीक 11:40 पर उसकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। उठकर देखा तो पाया खिड़की पर दस्तक करने वाली निकिता ही थी, जो एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराकर संजीव को बाहर बुला रही थी। संजीव उठा और अपने कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर निकला तो पाया खिड़की पर न खड़ी होकर निकिता कुएं पर संजीव की तरफ पीठ करके बैठी थी। संजीव निकिता को पुकारते हुए कुएं तक गया, लेकिन जब निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो संजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही निकिता ने गर्दन घुमाई तो संजीव की एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि कुएं पर बैठी वो औरत निकिता नहीं बल्कि माला थी, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और उसका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ गल चुका था। संजीव की चीख सुनकर घर के बाकी लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा संजीव के दोनों पैर हवा में थे, ऐसे मानो किसी ने उसका गला पकड़ उसे ऊपर उठा रखा हो। संजीव ने एक बदली सी आवाज़ में एक बात कही, बोला था ना मैं वापस आऊंगी। और उसी के साथ जब सुधीर संजीव की ओर दौड़ा तो संजीव को मानो किसी ने कुएं में फेंक दिया। दरअसल माला संजीव की पहली बीवी थी। बाबूजी का मानना था कि माला इस घर के लिए मनहूस है और बाबूजी ने इस कदर संजीव के मन में माला के लिए नफरत भर दी कि एक बार माला कुएं से पानी निकाल रही थी तब संजीव ने उसे कुएं में धकेल दिया। माला को तैरना आता था, इसीलिए सुधीर ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से माला के सर में मारा, लेकिन माला की वो आखिरी शब्द सुधीर को भी अच्छे से याद थे, मैं वापस आऊंगी। और फिर वो रात भी आई जब सोनिया रात को सुधीर का पैर पकड़ उसे घसीट कर घर से बाहर लेकर जा रही थी। सुधीर की माँ बस खड़े चुपचाप ये नज़ारा देखे जा रही थी, क्योंकि वो शायद जानती थी कि यही नियति है। सोनिया ने सुधीर को कुएं के पास ले जाकर ज़ोर से कुएं की दीवार पर सुधीर का सर दे मारा और फिर किसी थैले की तरह उठाकर उसे कुएं में फेंक दिया। किसी ने सच ही कहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।